हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी एग्जाम के लिए एक और शानदार सेशन लेकर मैं आप सभी के बीच आया हूं और दोस्तों मिल करके आज हम इस क्लास का शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आज का मोटिवेशन लाइन क्या है दोस्तों कि किस्मत कहती है मेहनत करो, रुकना नहीं। हालात चाहे कैसा भी हो दोस्तों, इम्तिहान के वक्त रुकना नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर सपने आपके हैं तो मेहनत भी दोस्तों किसको करना पड़ेगा? मेहनत भी दोस्तों आपको ही करना होगा और सच्ची लगन के साथ मेहनत करना होगा, क्योंकि दोस्तों जिसके सपने मेहनत भी उसी के और जिसका मेहनत दोस्तों सपने भी पूरे उन्हीं के होते हैं। तो चलिएगा हम आज की इस क्लास का दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिएगा आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक युक्त जीनर डायोड के कैथोड सिरा को किस संकेत द्वारा पहचाना जाता है? देखिएगा दोस्तों गौर से, इसको क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो आपकी कौन सी है, जीनर डायोड है दोस्तों, इसमें जो कैथोड वाला सिरा है इसको किसके द्वारा संकेत किया जाता है, किसको द्वारा दोस्तों इसको पहचाना जाता है ना? डी अक्षर के द्वारा, जेड, जे या जी अक्षर के द्वारा। अगर दोस्तों आपको याद होगा जीनर डायोड का सिंबल, तो दोस्तों वहां से आप समझ सकते हैं कि इसके कैथोड वाले टर्मिनल को हम कैसे पहचानते हैं, किस अक्षर से पहचानते हैं। देखिएगा ये आपका एक सामान्य पीएन डायोड है। ये क्या है दोस्तों? एक सामान्य पीएन डायोड है और इस पीएन डायोड का ये वाला जो टर्मिनल है दोस्तों, ये कौन सी है? तो ये एनोड वाली टर्मिनल है और इसी के साथ में ये वाली टर्मिनल है दोस्तों, ये कैथोड वाली है। कौन सी? ये कैथोड वाली टर्मिनल है। और इसी के साथ में आप यहां पर देखेंगे तो ये जेड आकार में दोस्तों एक आपको बार दिखाई दे रहा है। ये क्या है दोस्तों? जो बार आपको दिखाई दे रहा है ये किस टर्मिनल तरफ लगी है? तो आप देखिए ये कैथोड टर्मिनल के साइड लगी है, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कि जेड अक्षर से हम इसको पहचान सकते हैं कि कैथोड वाला टर्मिनल कौन सी टर्मिनल होती है। तो इसके अलावा सुनिए दोस्तों, आपकी एग्जाम में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस आपके जीनर डायोड से संबंधित, तो वो दोस्तों आपको नोट करना होगा। देखिएगा जो जीनर डायोड से पहली क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि ये किस बायस में काम करती है, तो ये दोस्तों हमेशा नोट कीजिएगा, ये रिवर्स बायस में। किसमें दोस्तों? ये हमेशा रिवर्स बायस में कार्य करती है। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी कभी दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपका रिवर्स बायस में हम कितने वोल्टेज तक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये कार्य कर सकती है। तो दोस्तों इसमें जो वोल्टेज है 1.8 वोल्ट से लेकर के दोस्तों 400 वोल्ट, इसमें क्या अगर हम रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो भी दोस्तों ये काम कर सकता है। यानी कि आप ध्यान रखिएगा जो दोस्तों आपका शुष्क सेल होती है, कौन सी सेल दोस्तों? जो आपकी शुष्क सेल होती है ना, अगर उस शुष्क सेल को 2 या 3 शुष्क सेल को दोस्तों आपस में कनेक्ट करके अगर आप इस जीनर डायोड को दोस्तों देते हैं इनपुट के रूप में वोल्टेज, तो ये आपकी ऑन हो जाएगी जीनर डायोड और 400 वोल्टेज तक दोस्तों ये कार्य करेगी। ये ऑन स्टेज की तरह काम करती है। कब दोस्तों? ये ऑन स्टेज की तरह कब काम करती है? जब ये रिवर्स बायस में होती है। इसके अलावा सुनिए जो आपकी सामान्य पीएन डायोड होती है, कौन सी दोस्तों? नोट कीजिएगा, जो आपकी सामान्य पीएन डायोड होती है दोस्तों, ये जो सामान्य पीएन डायोड होती है इसमें जो डोपिंग किया जाता है ना, इसमें जो डोपिंग किया जाता है इससे अधिक डोपिंग किसमें की जाती है? तो जीनर डायोड में। किसमें दोस्तों? जीनर डायोड में इसमें डोपिंग अधिक किया जाता है सामान्य पीएन डायोड की तुलना में। इसके अलावा और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों? और क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि जो आपका ये दोस्तों जो आपका ये जो बार दिखाई दे रहा है, ये बार क्या इंगित करता है? तो ये बार इंगित करता है दोस्तों, नोट करना, ये जो बार है ये कहता है दोस्तों जो करंट है ये एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है। क्या दोस्तों? एनोड से कैथोड की ओर, या फिर ये कैथोड से दोस्तों एनोड की तरफ भी करंट का प्रवाह हो सकता है। यानी कि ये जो बार है ये बता रही है करंट के प्रवाह को। इसीलिए दोस्तों चाहे एनोड से कैथोड की ओर करंट प्रवाह कराना हो, चाहे कैथोड से एनोड की ओर दोस्तों, ये दोनों डायरेक्शन में प्रवाह करा सकती है करंट को। इसीलिए किस प्रकार की युक्ति है? ये दोस्तों द्विदिशीय युक्ति है। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, ये द्विदिशीय युक्ति है। ये दोस्तों मोस्ट
मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, जो कि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब पॉइंट दोस्तों आपके सामने उपस्थित हैं। इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में दोस्तों नोट कर लीजिएगा, या फिर प्यार से दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ए का बी करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, बस आपको दोस्तों रुकना नहीं है, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि दोस्तों मंजिल एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करेंगे ना दोस्तों, तो एक न एक दिन मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। जो भी आपने सपना देख रखा है दोस्तों, अगर उस सपने में सच्चाई होगा दोस्तों, उस सपने के प्रति दोस्तों आपका समर्पण होगा, उसके प्रति आपका लगन होगा दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आप जरूर सक्सेस होंगे। आप दोस्तों उस ऊंचाई को जरूर छुएंगे जहां तक आप, जिस ऊंचाई तक आप जाना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको रुकना नहीं है। और याद रखना दोस्तों, जो स्टूडेंट कभी रुकता नहीं, जो स्टूडेंट कभी झुकता नहीं, वो जरूर कामयाब होता है। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। इसी के साथ में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, कि ट्रांसफॉर्मर कॉइल तक हवा पहुंचाने का कार्य कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मर जो कॉइल होती है ना, उस तक दोस्तों हवा पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो देखिएगा केवल बी या एयर पंप, कंप्रेसर या श्वसक। तो दोस्तों कौन करता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी को देखिएगा, श्वसक, जिसको आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जिसको आप ब्रीदर पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, ब्रीदर। जैसे दोस्तों हम और आप, यानी कि कोई भी जीव दोस्तों सांस लेता है ना, तो वही कहलाता है दोस्तों ब्रीदिंग करना, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, श्वसक के रूप में जानते हैं। तो देखिएगा ये जो ब्रीदर है ये कहां लगाई जाती है, अगर दोस्तों एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो लिखेगा ये कंजर्वेटर दोस्तों, नोट करना, ये कहां पर लगाई जाती है, ये कंजर्वेटर के नीचे लगाई जाती है। कहां दोस्तों, कंजर्वेटर के नीचे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कंजर्वेटर के साथ लगाई जाती है। जो दोस्तों क्या कार्य है इसका, ये बाहर से एयर को दोस्तों क्या करता है, ये ब्रीद करता है, और इसको पहुंचाती कहां तक है, इसको दोस्तों ये एयर को कहां तक पहुंचाती है ब्रीदर, ये कॉइल तक पहुंचाती है। कहां तक दोस्तों, कॉइल तक। लेकिन दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉइल है ये हीट क्यों हो जाती है, इसके हीट होने का कारण क्या है, जो इसमें तापमान होता है दोस्तों, ये तापमान क्यों बढ़ जाता है किसी कॉइल का। तो दोस्तों ये जो तापमान है ये लोड के कारण, किसके कारण दोस्तों, जितना अधिक ट्रांसफार्मर पे आप भार डालेंगे ना, उतना ही अधिक दोस्तों तापमान बढ़ेगी, और उतना ही दोस्तों आपका क्या बढ़ेगा, कॉपर लॉस बढ़ेगा। तो इन सब को दोस्तों हमें ओवरकम करना है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, जिसके लिए दोस्तों हमें एक युक्ति का प्रयोग करना होता है, और वो क्या है दोस्तों, वो होता है ब्रीदर। वो क्या होता है, वो ब्रीदर। लेकिन ब्रीदर केवल अकेला कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, ब्रीदर के साथ में एक और रासायनिक पदार्थ भरी जाती है। वो रासायनिक पदार्थ क्या है, नोट करना, जिसको हम क्या, किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सिलिका जेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, सिलिका जेल के नाम से जानते हैं। ये किस प्रकार का मटेरियल है, तो ये दोस्तों रासायनिक मटेरियल है। कौन सा, केमिकल मटेरियल है ना, रासायनिक पदार्थ है, जो दोस्तों क्या कार्य करता है, ये जो आपकी ब्रीदर है, जब भी दोस्तों बाहर से एयर को दोस्तों अपनी तरफ खींचता है, तो उस एयर में क्या उपस्थित होती है, नमी उपस्थित होती है। अगर दोस्तों डायरेक्ट उस नमी युक्त हवा को हम कॉइल तक ट्रांसफर कर देंगे दोस्तों इस श्वसक के माध्यम से, तो क्या दोस्तों, नमी से करंट का प्रवाह हो सकता है। नमी से दोस्तों क्या होता है, करंट का प्रवाह हो सकता है। और याद रखिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो कोरोना हानि होता है वो भी दोस्तों नमी के कारण ही होती है। और वही नमी दोस्तों कॉइल को क्या करा सकती है, शॉर्ट सर्किट करा सकती है, जिससे आपका ट्रांसफार्मर दोस्तों ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए हम क्या भरते हैं, सिलिका जेल एक रासायनिक पदार्थ है। ये क्या करता है दोस्तों, नमी का अवशोषण करता है। नोट करना, ये नमी का दोस्तों क्या करता है, नमी का अवशोषण करता है, नमी को सोख लेती है और शुष्क हवा को आगे पास करती है। यही काम होता है दोस्तों श्वसक का। और जो आपका कंप्रेसर है ये भी दोस्तों यही काम करती है। कंप्रेसर के अंदर कौन सी मोटर लगी होती है, तो 3 फेज दोस्तों इंडक्शन मोटर। नोट करना, इसके अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी होती है। और इस मोटर के शाफ्ट में दोस्तों क्या लगी होती है, फैन के ब्लेड्स लगे होते हैं, जो कि दोस्तों बाहर से एयर को अपनी तरफ खींचती है, नॉर्मल एयर को,
को, और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये इस एयर को कंप्रेस्ड कर देता है, कंप्रेसर, फिर हाई प्रेशर के साथ दोस्तों इसको आगे ट्रांसफर किया जाता है, फिर उस प्रेशर को कहां काम में लिया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों कंप्रेसर, और एयर पंप भी इसी प्रकार का काम करता है। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ में देखिएगा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस मिश्रण का प्रयोग करके तापक तंतु का एलिमेंट बना दिया जाता है। किसका दोस्तों आप बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है कि निकल का, क्रोमियम का, मैग्नीशियम का, या बी और दोनों का। तो सुनिएगा दोस्तों, आपको ऐसे पदार्थ का चुनाव करना होगा जिसका दोस्तों क्या हो, जिसका जो प्रतिरोध का मान हो, ये प्रतिरोध का मान कैसा हो दोस्तों, उच्च हो। और ऐसा दोस्तों केवल इसमें दो ही ऐसे मटेरियल हैं, पहला कौन सा, निकिल, और दूसरा कौन सा है दोस्तों, क्रोमियम। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों मटेरियल के अंदर क्या दोस्तों, प्रतिरोध का मान उच्च होता है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो जेम्स प्रेस्कॉट ने जो जूल का नियम दिया था दोस्तों, उस नियम में इन्होंने कौन से सूत्र का निर्माण किया था, ध्यान रखना दोस्तों, H बराबर आई स्क्वायर आर टी का। किसका दोस्तों, H बराबर आई स्क्वायर आर टी का। और इसमें दोस्तों देखिएगा, भले ही दोस्तों जो आपका करंट है ये वर्ग में है, किसमें दोस्तों, वर्ग में है, हीट के समानुपाती में है, लेकिन ये वर्गानुपात में है। लेकिन दोस्तों ये मैटर सबसे अधिक कौन करता है, तो इसमें रेजिस्टेंस सबसे अधिक मैटर करती है, और दोस्तों आपका टेम्परेचर यानी कि टाइम सबसे अधिक मैटर करती है। तो अगर दोस्तों आपको हीट अधिक करना होगा तो आपको किसको बढ़ाना होगा, आर को बढ़ाना होगा। और आर दोस्तों कब बढ़ेगा, जब उस मटेरियल में दोस्तों खुद उसके अंदर ऐसी क्वालिटी हो, ऐसा गुण हो जो करंट को कम फ्लो होने दे, उसमें रेजिस्टेंस का मान अधिक हो। तो ऐसा दोस्तों निकल में भी होता है और क्रोमियम में भी होता है। और ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट होता है दोस्तों, वही उपकरण जो आप अपने घरों में दोस्तों मार्केट से खरीद के लाते हैं। जैसे कि दोस्तों कौन कौन से उपकरण हो गए, जो दोस्तों रूम हीटर हो गया जैसे, और जो नॉर्मल हीटर होते हैं जिसमें कॉइल लगी होती है दोस्तों, वो सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो सब दोस्तों या तो निकिल के या फिर क्रोमियम के बने होते हैं। इसमें दोस्तों इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। अगर चालकता के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो लिखना इसकी चालकता का मान निम्न होता है, क्योंकि दोस्तों जिसमें रेजिस्टेंस उच्च होगा उसमें चालकता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट आंसर हो गया। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। और आपको क्या करना है दोस्तों, ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो ना, ये दोस्तों जो मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाया हूं, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों तो जरूर इस क्लास को लाइक करना। और दोस्तों इस क्लास को भी उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना जो दोस्तों अभी हाल ही में एग्जाम में बैठने वाले हैं स्टूडेंट, जो दोस्तों चाहे आप यूपीपीसीएल के एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे फिर आप दोस्तों किसी यूपी आर्मिनल की, डीआरडीओ की, एमपीटीओ के एग्जाम में बैठने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इस क्लास को दोस्तों पूरे ध्यान से देखना होगा और प्रश्नों को नोटबुक में भी उतारना होगा। क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ किसी क्वेश्चन को देख लेने से दोस्तों वो चीज याद नहीं हो जाता, उसको आपको बार बार दोस्तों रिवीजन भी करना होता है। और रिवीजन तब करेंगे दोस्तों जब आप अपने इसको नोटबुक में उतार कर रखेंगे। और दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि अगर आप नहीं भी नोटबुक में उतारते हैं तो भी दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे दोस्तों हर क्वेश्चन का पीडीएफ शानदार तरीके से आपको मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, नोटबुक में भी नोट करना है और पीडीएफ भी दोस्तों देखते रहना है, बार बार क्वेश्चनों को रिवीजन करना है। और जब बार बार क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे दोस्तों तो आप यकीन मानिए क्वेश्चन सीधे दोस्तों आपके दिमाग में बस जाएगा। और आपको दोस्तों क्या करना है, बस दोस्तों आपको इसको एग्जाम के वक्त बाहर निकालना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने आई है, क्या है कि थायरिस्टर में संपूर्णतः कुल कितने लेयर देखा गया है। कितने लेयर होते हैं दोस्तों थायरिस्टर में, ये आपको बताना है। क्या वो 4 लेयर या 40 या 3 या फिर 1 लेयर होता है, कितने लेयर होते हैं। तो याद करिए दोस्तों थायरिस्टर किस प्रकार की युक्ति है, तो नोट करना ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। कौन सी दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। मैं आपको बताऊं दोस्तों
कि जो आजकल की दोस्तों सर्किट बोर्ड तैयार किए जा रहे हैं, चाहे दोस्तों मोटर को कंट्रोल करने के लिए सर्किट बोर्ड बनाई जा रही हो, चाहे दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के उपयोग के लिए बनाई जा रही है परिपथ है, लेकिन उसमें दोस्तों अगर थायरिस्टर नहीं लगा है तो इसका मतलब दोस्तों कि वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दोस्तों पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों जो आपका थायरिस्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए। तो देखिएगा जो थायरिस्टर है इसमें कुल कितने लेयर होते हैं, तो दोस्तों आपको याद करना होगा कि जो सामान्य प्रकार का पीएन डायोड होता है उसमें कितने लेयर होते हैं, तो उसमें दोस्तों दो लेयर होते हैं। और जब आप किसी थायरिस्टर का निर्माण करते हैं, नोट करना दोस्तों, जब आप किसी थायरिस्टर का दोस्तों क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो आपको कितने पीएन डायोड की आवश्यकता पड़ती है, 2 पीएन डायोड की दोस्तों आपको आवश्यकता पड़ती है। और जब 2 पीएन डायोड है दोस्तों तो इसमें लेयर कितने होंगे, तो इसमें दोस्तों लेयर कुल मिलाकर के दोस्तों 4 लेयर होते हैं। कितने दोस्तों, इसमें कुल 4 लेयर होते हैं, यानी कि ये पी और एन, ये पी और एन, ये दोस्तों 4 लेयर हो गया। अगर आपसे पूछे इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लिखना इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो देखिएगा ये है आपका गेट वाली टर्मिनल, और ये है दोस्तों एनोड, और ये है कैथोड वाली टर्मिनल, यानी कि 3 टर्मिनल होते हैं। और दोस्तों और भी क्या पूछा जा सकता है कि इसमें जंक्शन कितने होते हैं, तो आप लिखना दोस्तों J1 जंक्शन, J2 जंक्शन और J3 जंक्शन, यानी कि टोटल 3 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। और लेयर कितने होते हैं दोस्तों, 4 लेयर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका कौन सा सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा, और यही दोस्तों आपको एग्जाम में भी करेक्ट करना है। तो देखिएगा ये तो दोस्तों इसका हो गया एक संपूर्णतः दोस्तों थायरिस्टर में टोटल कितने दोस्तों जंक्शन है, कितने लेयर हैं और कितने दोस्तों इसके टर्मिनल हैं। अब दोस्तों इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस थायरिस्टर के बारे में, तो सुनिएगा दोस्तों उस पॉइंट को कि जो आपका थायरिस्टर है ये क्या करता है दोस्तों, मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है। नोट करना दोस्तों कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मोटर की दोस्तों ये स्पीड को कंट्रोल कर सकती है, क्या दोस्तों, मोटर की स्पीड को भी ये कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको तापमान को दोस्तों कंट्रोल करना है, किसको, तापमान को कंट्रोल करना है, तो भी दोस्तों ये तापमान को भी ये कंट्रोल कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों और इसका क्या क्या काम है, तो ध्यान रखना जो आपका SCR होता है दोस्तों, जो थायरिस्टर है, ये थायरिस्टर क्या है दोस्तों, थायरिस्टर एक SCR ही है। क्या है दोस्तों, थायरिस्टर क्या है, एक SCR ही है। और SCR को हम क्या कहते हैं, नोट करना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या दोस्तों, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल दोस्तों रेक्टिफायर होती है, यही आपका SCR होता है। और ध्यान रखना दोस्तों जो आपका थायरिस्टर है ये कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना होगा। तो उस पॉइंट को लिखेगा कि एक होता है दोस्तों कन्वर्टर, कौन सा दोस्तों, कन्वर्टर SCR, और दूसरा होता है दोस्तों इन्वर्टर SCR, कन्वर्टर और इन्वर्टर SCR। तो देखिए दोस्तों अगर आपसे तुलना करने के लिए पूछ लिया जाए ना कि इन दोनों में से कौन सी SCR है जो सबसे अधिक और सबसे बेस्ट माना जाता है, तो वो है दोस्तों इन्वर्टर SCR। कौन सा, इन्वर्टर SCR। फिर आप कहेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि इन्वर्टर SCR को इतना महत्व दिया जाता है, तो इसका दोस्तों जो ऑफ होने का टाइम है ये बहुत कम होता है। नोट करना दोस्तों इन्वर्टर SCR का 3 से लेकर के दोस्तों 50, कितना, 3 से लेकर 50 माइक्रो सेकेंड का दोस्तों इसका टाइम होता है ऑफ होने का। लेकिन इसका दोस्तों 50 से लेकर के 400 माइक्रो सेकेंड दोस्तों इसका ऑफ होने का टाइम होता है। और जिसका दोस्तों ऑफ होने का टाइम जितना अधिक होगा उसकी दक्षता भी दोस्तों उतनी ही कम मानी जाती है। इसलिए दोस्तों इन्वर्टर SCR, इन्वर्टर टाइप जो SCR होती है इसको सबसे अधिक दोस्तों महत्व दिया जाता है। और ध्यान रखना इसकी दक्षता भी अधिक होती है। अगर आप कहेंगे इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो नोट करना दोस्तों इसका जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो चॉपर में होता है। कहां पर दोस्तों, इसका जो प्रयोग होता है ये चॉपर में होता है। और देखिएगा ऑप्शन नंबर डी तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो ही चुका है। और आपको भी क्या करना है दोस्तों, आपको भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट आंसर करना है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें टोटल कितने लेयर हो गए, इसमें टोटल दोस्तों 4 लेयर हो गए। और आप दोस्तों इस डायग्राम को भी आप अपने नोटबुक में जरूर बनाइएगा।
देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के सिलिकॉन लिंब में कितनी कॉइल डाली जाती है। सुनिएगा दोस्तों कि जो आपकी ऑटो ट्रांसफर है ना, इसके जो सिलिकॉन की जो लिंब बनाई गई है उसमें कुल कितने कॉइल डालते हैं आप। तो देखिएगा 1, 4, 5 या 2, तो इसमें दोस्तों एक ही कॉइल डाली जाती है। कितनी कॉइल दोस्तों, एक ही कॉइल डाली जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर होती है, इसमें दोस्तों पावर का ट्रांसफर कैसे होता है, अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप दोस्तों क्या लिखना, आप लिखेगा पहला पॉइंट दोस्तों कि इसमें जो पावर का ट्रांसफर होता है, क्या दोस्तों, इसमें पावर का जो ट्रांसफर होती है पावर, इसमें दोस्तों इंडक्टर, कौन सी दोस्तों, इसमें इंडक्टिविटी आप लिखेगा, इंडक्टिविटी और दोस्तों एंड कंडक्टिविटी, है ना, इंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, दोनों प्रकार से इसमें दोस्तों पावर का ट्रांसफर होता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इसकी जो दक्षता होती है वो उच्च होती है। इसकी दोस्तों क्या होती है, इसकी जो दक्षता होती है ना, ये दोस्तों कैसी होती है, उच्च दक्षता होती है। किसकी तुलना में, तो लिखेगा ये सामान्य दोस्तों, सामान्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में, कौन सी दोस्तों, सामान्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में इसकी दक्षता जो होती है उच्च होती है। और एक बात और है दोस्तों, इसकी दक्षता उच्च होने का कारण कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो VR का मान है वो निम्न होता है। यहां पे नोट करता हूं दोस्तों कि जो इसमें VR का मान है ये दोस्तों निम्न होती है। VR क्या है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन। और जो VR है दोस्तों, VR का मान निम्न होने का क्या कारण है, कौन सी वो दोस्तों पॉइंट है जिसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन का मान निम्न हो जाती है। तो लिखना दोस्तों प्रति यूनिट इंपीडेंस का मान निम्न है, इसीलिए दोस्तों VR का भी मान निम्न होता है। यहां पे नोट करना दोस्तों कि इस ट्रांसफार्मर का जो प्रति यूनिट दोस्तों इंपीडेंस का मान होता है ना, प्रति यूनिट इंपीडेंस का जो मान होता है दोस्तों, ये मान कैसी होती है, निम्न होती है, जिसके कारण दोस्तों इसमें VR का भी मान निम्न होता है, जिससे दक्षता क्या हो जाती है, दक्षता उच्च हो जाती है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में ये कहा जाए कि बताइए कि प्रति यूनिट इंपीडेंस है ये निम्न होता है, लेकिन इसके निम्न होने से फायदा क्या होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर लिखिएगा दोस्तों, जो आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर होती है, इस ट्रांसफार्मर की दोस्तों जो MVA लेवल, कौन सी दोस्तों, MVA लेवल दोस्तों जो क्षमता होती है वो क्या होती है, MVA लेवल क्षमता बढ़ जाती है। और MVA लेवल क्षमता बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर को दोस्तों सुरक्षित करने के लिए हम दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं, कौन सी दोस्तों, सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं, ये उच्च क्षमता वाली सर्किट ब्रेकर काम में ले सकते हैं, उच्च क्षमता वाली दोस्तों सर्किट ब्रेकर काम में ले सकते हैं, जिससे आपकी जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये अधिक प्रोटेक्ट हो जाएगी, अधिक सुरक्षित हो जाएगी। तो यही वो पॉइंट था दोस्तों। अब देखिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन लिंब में कितनी कॉइल डाली जाती है, तो इसमें केवल एक कॉइल डाली जाती है। और पावर का ट्रांसफर इसमें कैसे होता है दोस्तों, पावर का जो ट्रांसफर है इसमें दोस्तों इंडक्टिविटी के द्वारा और कंडक्टिविटी के द्वारा, और कंडक्टिविटी के द्वारा जब भी दोस्तों पावर का ट्रांसफर होता है, पावर का दोस्तों जब भी कंडक्टिविटी के द्वारा ट्रांसफर होता है तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो पाता है। कैसा दोस्तों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो पाती है। इसलिए इसकी जो दक्षता है ये दोस्तों कैसी होती है, उच्च होती है। और दक्षता उच्च होने के भी दोस्तों कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान निम्न होना। और वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों निम्न किस लिए होता है, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि प्रति यूनिट इंपीडेंस का मान निम्न होती है, इसीलिए इसका जो दक्षता है दोस्तों, इसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये निम्न होती है। और प्रति यूनिट इंपीडेंस निम्न होने का दोस्तों फायदा क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो MVA लेवल क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होता है दोस्तों कि उच्च क्षमता वाली हम सर्किट ब्रेकर काम में ले सकते हैं। किसके लिए, इस ऑटो ट्रांसफार्मर को सुरक्षित करने के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये रहा दोस्तों आज का वो 5 दोस्तों शानदार क्वेश्चन जो कि दोस्तों मैं आपके लिए बिल्कुल दोस्तों चुन करके लाया था, और आपको भी दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा। देखिएगा इसी के साथ में देखिए दोस्तों आपके लिए हम एक शानदार सीरीज चालू कर चुके हैं, और इस सीरीज का आप भी हिस्सा बनिए। सुबह 7 बजे दोस्तों जुड़ना हमसे, हमारे साथ मत भूलिएगा। और इस सीरीज में दोस्तों हम बिल्कुल यूनिक और ट्रेंडिंग प्रश्नों को शामिल करते हैं। और दोस्तों
हर प्रश्न में क्या लगा होता है, हर प्रश्न में शानदार टाइमर लगी होती है और 40 सेकंड का टाइमर होता है दोस्तों। केवल 40 सेकंड में ही आपको उसका आंसर करना होता है। और ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को इसमें शामिल किए गए हैं जो दोस्तों जिनको दोस्तों एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाने की संभावना होती है। और आपके लिए भी दोस्तों वो प्रश्न बिल्कुल यूनिक और नया लगेगा। आप जरूर इस सेशन में जुड़ना, इस क्लास में दोस्तों जरूर आप आना। सुबह 7 बजे वाली जो क्लास आपकी है MPTO के लिए दोस्तों, जो हमने एक सीरीज चला रखा है, उस सीरीज का आप हिस्सा जरूर बनना। और दोस्तों अगर कंटेंट आपको पसंद आया होगा तो जरूर इस क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक दोस्तों इस क्लास को जरूर पहुंचाना। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि जो कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार करके लाया, ये कंटेंट दोस्तों जरूर आपको अच्छा लगा होगा, जरूर आपको दोस्तों पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्लास को लाइक करना है। तो चलिए कल सुबह जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों, वापस लौट के आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा और दोस्तों मिल करके हम आनंद के साथ उस क्लास का शुरुआत करेंगे। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी के दोस्तों मेरा जय हिंद। थैंक यू।